Hello, dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science. Okay, and this is going to be the next lecture of our ongoing chapter number 3, Movement Towards a New World. इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ओके, फैक्टर्स या तो कॉजेस, कारण जो है वो कौन कौन से थे, कौन कौन रीजंस की वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग रीडिंग करेंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है, पेज नंबर 16 से हमें पढ़ना है, साथ में पेंसिल भी हाथ में रखिएगा, ठीक है। दीज आर द रीजंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। या तो कॉजेस या तो इसको फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं। तो टोटल में आगे देयर आर 7 रीजंस बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जो कि हुआ था 1939 से 1945 तक वो चला। ओके, सो लेट्स रीड। The seed for the Second World War has been sown in the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles के ये जो था वो मेन बैकग्राउंड था वर्ल्ड वॉर शुरू करवाने के लिए। वो एक मेन रीजन आज तक माना जाता है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। पेरिस पीस प्रोसेस had displeased many nations. Okay, पेरिस पीस प्रोसेस जो है वो उससे काफी सारे देश जो है वो नाखुश थे। जर्मनी तो नाखुश था ही, हमने देखा कि लाइक उसको उनको बहुत भारी फाइन भरना पड़ा था, काफी उनके एरियाज भी चले गए थे। ऑलरेडी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद उनको और ज्यादा नुकसान हुआ और जर्मनी टोटली बर्बाद हो गया, ठीक है। लेकिन जर्मनी के साथ साथ जर्मनी को साथ देने वाले काफी दूसरे कंट्रीज थे वो, और इवन जो अलाइड नेशंस में भी जो सारे कंट्रीज थे, जैसे कि इटली था पहले, जापान था, ठीक है, वो भी नाराज थे। तो काफी ऐसे कंट्रीज हैं इटली और जापान जैसे जिन्होंने अपना साइड लिटरली चेंज कर दिया, अलाइड नेशन में से एक्सिस नेशन में आ गए। So overall we can say that this was a kind of enough background for the starting of the World War 2. Okay, लेकिन एक के बाद एक हम सारे रीजंस को डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली, कि कोई एक इतनी बड़ी घटना के लिए कोई एक ही रीजन नहीं होता है। There are several reasons. So causes for World War 2, इसमें सबसे पहला रीजन है fierce nationalism. Fierce यानी कि बहुत जोरदार, एग्रेसिव टाइप का राष्ट्रीयता का भाव जो है वो सभी कंट्री के लीडर्स के दिमाग में था। सभी लीडर्स ऐसा चाहते थे, और इवन कुछ प्रजा भी, कि अपना कंट्री जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाए, सबसे ताकतवर माना जाए। ऐसी फीलिंग को फियर्स नेशनलिज्म कहा जाता है। सो लेट अस रीड। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फियर्स नेशनलिज्म डेवलप्ड इन जर्मनी। जर्मनी में, खास करके जर्मनी में और जापान और इटली में ये ऐसा भयंकर, जिसको कह सकते हैं एग्रेसिव टाइप का राष्ट्रवाद जो है वो शुरू हो गया। Germans could never forget and overcome the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles की बदौलत उनको जो अन्याय हुआ था वो जर्मनी कभी भूलना नहीं चाहता था, और उसका बदला जरूर हम लेंगे, ऐसी भावना उनके दिमाग में थी। Consequently, Hitler captured some provinces of Austria and Czechoslovakia. ये नाम आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ठीक से उसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ज़ेकोस्लोवेकिया। आज ये जो है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, ज़ेक और स्लोवैक। ऐसे 2 कंट्री अलग अलग हैं अभी, लेकिन एक जमाना था जब ये दोनों मिला के एक ही कंट्री हुआ करता था, और उसको ज़ेकोस्लोवेकिया कहते थे। तो ज़ेकोस्लोवेकिया और ऑस्ट्रिया के कुछ कंट्रीज जर्मनी ने बदला लेने की भावना से वॉर किए उनके साथ, और कुछ रीजन्स वहां से जीत लिए। फॉलोइंग हिज नाजी फिलॉसफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दीज प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वर स्टेइंग। एक ही उनका फिलॉसफी था, नाजी फिलॉसफी जिसको कहते हैं, कि जहां पे जर्मन लोग रहते हैं वो जर्मन कंट्री में शामिल होने चाहिए, वो अलग कंट्री नहीं होने चाहिए। तो शायद वहां पे जर्मन प्रजा रहती होगी। इटली could not forget that it was ignored in the Treaty of Versailles. इटली को भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में काफी इग्नोर किया गया था, क्योंकि उन्होंने खर्चा बहुत किया था
इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देने के लिए। तो एक विनिंग कंट्री होने के बावजूद भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आया था। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द फासिस्ट पार्टी मुसोलिनी स्टार्टेड दिस फियर्स नेशनलिज्म एंड अडॉप्टेड इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज। ओके, तो फासिस्ट पार्टी उसने शुरू की। हमने प्रीवियसली ये चीज डिस्कस किया है। वहां पे भी एक डिक्टेटर था इटली में जिसका नाम था मुसोलिनी। ठीक है, और वो भी ऐसे ही नेशनलिज्म में मानता था और लिटरली पूरे पार्ट जो साइड है उन्होंने चेंज कर दिया। एलाइड नेशन में से जो है वो रिलेशन उसने स्नैप करके एक्सिस नेशन ज्वाइन कर लिया जो कि जर्मनी के साइड था। On the other hand, Japan too gave into imperialism. Okay, जापान ने भी, क्योंकि वो भी एक नाखुश था एक कंट्री, और उन्होंने भी इंपीरियलिज्म स्टार्ट कर दिया। अपने लश्कर की ताकत का इस्तेमाल करके अलग अलग छोटे मोटे वॉर्स लड़के उसने भी सारे आसपास के एरियाज को कैप्चर किए। और ये एक बहुत अहम रीजन माना जाता है जिससे शुरुआत में वर्ल्ड पीस खतरे में आ गया। शांति का माहौल जो है वो बिगड़ गया और सबको ऐसा लगने लगा कि शायद अब वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ठीक है। दूसरा है रीजन जो है वो ग्रुपिज्म। इसका मतलब साफ है कि काफी कंट्रीज जो है वो अलग अलग ग्रुप्स उन्होंने या तो ज्वाइन कर लिए या तो खुद ने अलग ग्रुप क्रिएट किए। ठीक है। So groupism, since France was always afraid of Germany after the First World War, it entered into the treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. फ्रांस जर्मनी का दुश्मन था और फ्रांस को जर्मनी से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने जर्मनी से टक्कर लेने के लिए आसपास के छोटे छोटे कंट्रीज के साथ मिलकर ग्रुप बनाया। और वो छोटे कंट्रीज जो थे वो थे बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया और ज़ेकोस्लोवाकिया। ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप है इटली साइन ट्रीटी विद ज़ेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमेनिया, हंगरी, ग्रीस, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इटली ने ये सारे कंट्रीज के साथ भी अपना ग्रुप बनाया। फिर तीसरा ग्रुप बना रशिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान। रशिया ने ये सारे कंट्रीज जिसमें जर्मनी आता है, टर्की आता है, लिथुआनिया आता है, ईरान आता है, उनके साथ अपना ग्रुप बनाया। और इंग्लैंड और फ्रांस तो पहले से साथ में थे ही। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। उनका ग्रुप जो था डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला था, लोकशाही वाला ग्रुप उनका था। और पहले वर्ल्ड वॉर में भी वो लोग साथ में थे। ठीक है। जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेशन ट्रीटी विद रशिया। जर्मनी ने एक समझौता किया रशिया के साथ कि हम एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे। उसको नॉन एग्रेशन ट्रीटी कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी और रशिया एक साइड में हो गए। Thus, a whole atmosphere of fear spread in the whole world. सबको मालूम पड़ गया कि अब सभी कंट्रीज ने अपने अपने ग्रुप बना दिए हैं, इसलिए कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर जरूर हो सकता है। तीसरा रीजन है मिलिट्रिज्म। इसका मतलब होता है कि सभी कंट्रीज ने एक प्रायोरिटी दिया अपनी मिलिट्री की संख्या को बढ़ाने का, लश्कर को बढ़ाने का। That particular philosophy is known as militarism. On one side, efforts were being made to maintain peace after the First World War, whereas on the other side, European nations were competing for ammunition. Ammunition यानी वॉर में जो इस्तेमाल होते हैं जो शस्त्र, उसको एमिनेशन कहा जाता है। भयानक शस्त्र होते हैं, ठीक है, ब्लास्ट करने वाले, उसको एमिनेशन कहा जाता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी दुनिया देख चुकी थी, तो उसके बाद शांति बनाने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चुपचाप हर एक कंट्री अपने अपने एमिनेशंस भी पैदा कर रही थी, वेपन्स भी बना रहे थे सभी कंट्रीज। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप शांति के लिए प्रयास कर रहे हो तो फिर आपको वेपन्स बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन सबकी देखा देखी में अगर कोई एक कंट्री बना रहा है एमिनेशन तो दूसरा भी बना रहा है, उसको देख के तीसरा भी बना रहा है। ठीक है। ऐसे फिलॉसफी को मिलिट्रिज्म कहा जाता है। साथ ही साथ में ये लोग लश्कर भी अपना बढ़ा रहे थे, आर्मी वो भी बढ़ा रहे थे। वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। एक तरह का एक कंपटीशन हो गया
कि दूसरे देश जो बनाते हैं उससे बढ़िया, उससे बेहतर वेपन्स हम लोग बनाएंगे। ऐसा हर कंट्री चाहता था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। Some nations like Russia and Germany began compulsory military training. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रशिया और जर्मनी जैसे देशों ने तो सब यंगस्टर्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना आवश्यक कर दिया, कंपलसरी कर दिया। ओके, ऑल नेशंस बिगैन इन इंडक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तीनों विंग्स जो होती है आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों में रिक्रूटमेंट बढ़ा दिया सभी देशों ने। ओके, इन द ईस्ट जापान इंक्रीज द मिलिट्री फोर्स। ये सब देख के, ये सारी एक्टिविटीज जो यूरोप में हो रही थी वो देख के जापान ने भी अपना मिलिट्री जो है वो बढ़ाने का शुरुआत कर दी। फाइनली द वर्ल्ड वॉर II had been declared when even England and France tried to equip themselves with war weapons. वर्ल्ड वॉर II जब शुरू होने की तैयारी थी तब तो फिर इंग्लैंड और फ्रांस ने भी वेपन्स और आर्मी की संख्या जो है वो बढ़ा दी अपने देश में। ओके, फिर चौथा रीजन है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में एंड में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, ऐसा जिक्र किया है। और लीग ऑफ नेशन के जो एम्स हैं वो भी लिखे गए हैं। एक अच्छा नोबल पर्पस था लीग ऑफ नेशन को शुरू करने का वर्ल्ड में शांति बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। ठीक है, तो वो भी एक रीजन था कि जो शांति बनाने के जो प्रयास हो रहे थे वही अब नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर तो होगा ही। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशंस वर फॉर्म्ड। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति बनाने के प्रयास हो रहे थे, लीग ऑफ नेशंस उसके लिए बनाया गया था, लेकिन neither could it become a supreme organization having sovereignty over other nations of the world, nor did it have its own army to make the nations follow its principle. ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का किसी कंट्री के ऊपर कोई कंट्रोल रहा, और ना ही उनकी खुद की एक आर्मी बन पाई जो दूसरे देशों को शांत रखने के लिए, को कंट्रोल में रखने के लिए कोई प्रयास कर सके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गया। मेंबर नेशंस वर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेक देयर प्रॉब्लम्स इनटू द लीग ऑफ नेशंस और टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास्ड बाय इट। कोई भी, यानी कि उनके जो एम्स थे वो बहुत ही नोबल थे, लेकिन कोई भी कंपल्जन ऐसा नहीं डाला गया था, इसलिए कोई भी मेंबर कंट्री अपनी समस्या लेकर लीग ऑफ नेशन के पास जाता ही नहीं था, और ऐसा किसी के लिए कंपलसरी था भी। ठीक है, तो सबको यूं समझते हैं कि सभी कंट्रीज ने लीग ऑफ नेशन को इग्नोर किया। मैनी नेशंस हैड मूव्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। कुछ कंट्रीज तो लिटरली लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप से टोटली बाहर हो गए। ठीक है, और इनिशियली ऐसा था कि लाइक व्हाट वी कैन से कि इनिशियली सबने कुछ ऐसा उत्साह दिखाया लीग ऑफ नेशन में ज्वाइंट होने का, लेकिन बाद में किसी को कोई मजा नहीं आया होगा तो सब लोग एक के बाद एक निकल गए। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप टाइज विद द लीग ऑफ नेशन। बाहर निकलने की शुरुआत जो है लीग ऑफ नेशन में से वो रशिया और जर्मनी ने की, और उसके बाद में इटली भी उनके साथ ज्वाइंट हुआ, जापान भी निकल गया वहां से, और इटली हैड कैप्चर्ड एबिसिनिया, जापान हैड अटैक्ड मैंचूरिया, जर्मनी हैड स्नैच्ड अवे सम प्रोविंसेस ऑफ ज़ेकोस्लोवाकिया। ऐसे अलग अलग कंट्रीज ने छोटे छोटे वॉर करके अलग अलग एरियाज को जीत लिए। स्टिल द लीग ऑफ नेशन कुड डू नथिंग। ये सब एक्टिविटी जब हो रही थी, वॉर्स हो रहे थे, तो लीग ऑफ नेशन उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। द ग्रीड फॉर पावर अमॉन्गस्ट सेवरल नेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स को ही अब पावर प्राप्त करने की जैसे कि लालच हो गई, और सब कंपटीशन में आ गए सभी देश कि हमारे पास ज्यादा पावर होना चाहिए। ठीक है, इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म। हमने आगे जो ग्रुपिज्म का टॉपिक पढ़ा उसको भी रोक नहीं पाया लीग ऑफ नेशन। सो दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो यूं समझ सकते हैं हम कि लीग ऑफ नेशन इस तरह से अपने नोबल पर्पस को एस्टैब्लिश करने में असफल रहा।
ओके। फिफ्थ रीजन है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। शुरुआत में ही उसकी हम बात कर चुके हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करवाने के लिए, क्योंकि उसी से जर्मनी को एक कड़वाहट पैदा हुई थी सभी देश यूरोपियन कंट्रीज खास करके इंग्लैंड और फ्रांस की ओर। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स गॉट इट्स फॉर्म इन द पेरिस पीस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पेरिस पीस प्रोसेस उसी को हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही हुआ था 1919 में। Since Germany was found responsible for the war, it had to pay 6.5 billion pound as war fine. ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को जिम्मेदार माना गया और उनके ऊपर 6.5 बिलियन पाउंड्स का फाइन लगाया गया, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। इवन आज के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, लेकिन 6.5 बिलियन पाउंड को फाइन हुआ। इट्स रूरल प्रोविंस वाज टेकन अवे। उसका जो प्रोविंस था खुद का जर्मनी का रूरल प्रोविंस, ठीक है, वो ले लिया गया। फिर राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। एक ऐसा समझौता उनसे जबरदस्ती करवाया गया कि जर्मनी की जो राइन रिवर है उसका पानी वो फ्रांस के साथ शेयर करेगा, फ्रांस को उसका पानी उनको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड सच एन अनफेयर एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी वाज फोर्सिबली इंपोज्ड ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर इस तरह से अपमानजनक समझौते किए गए जो वो नहीं चाहता था, फिर भी उनको उसके ऊपर साइन करना पड़ा। द जर्मन डिक्टेटर एडॉल्फ हिटलर called the Treaty of Versailles as a piece of paper and announced to reject. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एडॉल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के डिक्टेटर थे, उसने महज एक कागज का टुकड़ा है ऐसा डिक्लेयर किया और इस समझौते को हम लोग नहीं मानते ऐसा डिक्लेयर किया और उसको फाड़ के फेंक दिया। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से जर्मनी टोटली डिसएग्री था, एग्री था ही नहीं वो उसके लिए, ठीक है। So this was probably the biggest reason for the starting of the Second World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी ने शुरू करवाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी ने ही शुरू करवाया। सिक्स्थ रीजन इज इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडॉल्फ हिटलर। उसी की हम बात कर रहे हैं हम आगे यहाँ पे। जर्मनी के चांसलर या तो डिक्टेटर जो बन गए थे एडॉल्फ हिटलर, काफी एम्बिशियस थे वो, अपमान का तो बदला लेना चाहते ही है, लेकिन साथ में वो जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में जब वो पावर में थे तो, ठीक है। और क्योंकि वो डिक्टेटर थे इसलिए पावरफुल इंसान थे, सभी पावर्स जो है डिसीजन लेने के वो उनके हाथ में थे। डेमोक्रेसी को उन्होंने खत्म कर दिया था और डिक्टेटरशिप जर्मनी में एस्टैब्लिश किया था, ओके। हिटलर had the foundation of Hitler laid the foundation of the Second World War. He had a fierce nationalist and a militarist nature. Okay, बहुत ही खतरनाक उसका मिलिट्रिस्ट नेचर था और एग्रेसिव पॉलिसीज उसके थे। हाँ, जर्मन लोगों के लिए उसने अच्छे काम जरूर किए थे, लेकिन वो अच्छे काम करके उसने जर्मन लोगों को अपने वश में किया, अपने कंट्रोल में किया, ये कहकर कि अगर जर्मनी को हुए अपमान का बदला अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मुझे साथ देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से प्रजा को उसने वश में कर लिया था जर्मनी की। That is why he wished the unity, stability and prosperity of Germany at any cost. Okay? जर्मनी जो है वो पहले की तरह एक समृद्ध देश बनना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी उसके लिए करना पड़े, ठीक है, उसके लिए वो तैयार था। तो इस तरह से प्रजा को उसने तैयार किया अपनी फेवर में, ओके। और उसके बाद जब प्रजा उसका साथ देने लगी तो द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द इंपीरियलिज्म वाज ऑस्ट्रिया। आगे हम बढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रिया के कुछ रीजन्स उसने हथियार लिए वॉर करके, ओके। अलॉन्ग विद जर्मन आर्मी ही एंटर्ड ऑस्ट्रिया ऑन 12th of March 1938। जर्मन आर्मी के साथ वो ऑस्ट्रिया में एंटर हुआ। 1938 का टाइम था वो, एक्चुअली 12th of March 1938 की हम बात कर रहे हैं।
Okay. Then on the very next day of the Munich Convention, Germany had captured Czechoslovakia, which happened on the 1st of October 1938. Okay. उसके दूसरे ही दिन जेकोस्लोवेकिया के साथ भी उसने साइमल्टेनियसली वॉर घोषित किया. Okay. Actually उसी साल में हम ये कह सकते हैं. After that, it had captured the Mammal port of Lithuania in March 1939. लिथुआनिया एक छोटा सा पोर्ट, एक आइलैंड टाइप का एक कंट्री है, ठीक है. उसका एक पोर्ट सिटी है मैमल पोर्ट, वो भी उन्होंने उनसे छीन लिया. Thus a grand German nation was created by Hitler. इस तरह से छोटे मोटे आसपास के एरियाज को जीत के सबको विश्वास दिलाया कि हिटलर बहुत ही पावरफुल है और एक जर्मन एम्पायर की स्थापना करने की उसने शुरुआत कर दी. ओके. हिज इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी वाज द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसकी पॉलिसी थी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, वो मेन कॉज मानते हैं काफी लोग. और अगर ये पॉलिसी नहीं होती तो शायद वर्ल्ड वॉर नहीं होता. बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. दैट हैज बीन बिलीव्ड बाय सो मेनी पीपल. ओके. सेवेंथ रीजन है जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एट इमीडिएट कॉज. अब ये सेवेंथ वाला रीजन जो है वो एक इमीडिएट कॉज है कि पोलैंड यानी कि अच्छा खासा एक बड़ा कंट्री है, उसके ऊपर जब जर्मनी ने अटैक किया तो फिर सभी कंट्रीज ने उसको नोटिस किया और जर्मनी को रोकना जरूरी है ऐसा समझते हुए दूसरे देशों ने भी जर्मनी के ऊपर अटैक करना शुरू किया, जिसका जवाब जर्मनी ने और उसके साथी देशों ने भी दिया और कुछ इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 इमीडिएटली शुरू हो गया. तो जर्मनी ने जो पोलैंड के ऊपर अटैक किया उसको हम इमीडिएट कॉज समझते हैं. The above mentioned causes had made the whole world to sit on a heap of ammunition. ऊपर जो 6 कारण हमने देखे उसे यह हमें पता चला कि जर्मनी जो है वो एमिनेशन के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है. A small spark could blow up the whole world. एक छोटा सा स्पार्क जो है वो एक पूरी दुनिया को उड़ा देने के लिए काफी होता है, क्योंकि नीचे एमिनेशन उसको वो चिंगारी अगर छू गई तो पूरी दुनिया को उसका असर हो सकता है. बहुत ही खतरनाक बात है ये, और वैसा ही हुआ. This spark was German attack on the peaceful Poland. एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी जर्मनी ने प्रोवाइड किया पोलैंड के ऊपर अटैक करके. उसका डेट भी दिया गया है 1 सितंबर 1939 को उन्होंने अटैक किया. जैसे ही ये अटैक हुआ अर्ली मॉर्निंग को, वो भी ठीक है, वैसे तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन. ब्रिटेन एंड फ्रांस वार्न जर्मनी टू स्टॉप द वॉर इमीडिएटली. पहले तो एक्चुअली ब्रिटेन और फ्रांस ने उनको वार्निंग दिया कि आप ये अटैक या वॉर बंद कर दो, अदरवाइज हम लोग एक्शन लेंगे. लेकिन जर्मनी रुका नहीं. जर्मनी इग्नोर्ड द वार्निंग. उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया. इसलिए Hence, Britain and France plunged into this war. ब्रिटेन और फ्रांस भी इस वॉर में शामिल हो गए जर्मनी को रोकने के लिए. ठीक है. Consequently, the war spread in the entire world. और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया. ठीक है. और वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ओके, बेसिकली उसका विवरण जो है, उसकी चर्चा जो है वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे. अभी ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ. आपको बुक में से पढ़ना है ठीक से ये 6 रीजंस, क्योंकि आज हमने सिर्फ रीजंस की बात की है. सो 7 रीजंस एक्चुअली. वो रीजंस को आपको ठीक से पढ़ना है, उसको याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट आ सकती है. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हैव अ गुड डे अहेड विद योर फैमिली.